नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। बिहार की वोट अधिकार यात्रा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इन पर सबकी नजर है और खासकर राहुल गांधी। राहुल गांधी बिहार से एक ब्रेक लेकर के दिल्ली आते हैं। दिल्ली आते हैं तब भी खलबली मच जाती है। भाजपा के पूरे सिस्टम में, उस ढांचे में खलबली मच जाती है। फिर वापस बिहार। लेकिन इस सबके बीच अखिलेश यादव की भूमिका पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। जबकि अगर अखिलेश यादव की भूमिका देखी जाए तो राहुल के समानांतर, मतलब राहुल और अखिलेश, यही वो जोड़ी है जो मोदी के इकोसिस्टम को ध्वस्त कर सकती है और ज्ञानेश कुमार को उनके पूरे फर्जीवाड़े में लपेट करके उनके अंजाम तक पहुंचा सकती है। अखिलेश यादव हैं जिन्होंने एफिडेविट वाले दांव को फुस कर दिया, हवा निकाल दिया उसका। अब वो तो बीती बात हुई। आगे अखिलेश का प्लान बड़ा जबरदस्त है। बिहार जाने वाले हैं राहुल के पास, लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ कंक्रीट किया है जिस मॉडल को लेकर के वो जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि विपक्ष के जितने नेता हैं राहुल के अखिलेश के इस मॉडल को गौर से देखेंगे और उस पर काम करने की कोशिश भी करेंगे, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु। विधानसभा चुनाव से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और वोट चोरी की का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को उसको रोकने के लिए, उस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए अखिलेश यादव ने अभी से ही टीम बना दी है। सीधा-सीधा कहें कि ज्ञानेश कुमार को पकड़ने के लिए टीम बना दी है। और ये टीम बड़ी नीचे तक है। ये टीम ऐसा नहीं है कि लखनऊ में बैठ के दूरबीन से देखेगी, उस वाले दूरबीन से जिससे मोदी जी देखते हैं ना। ये ग्राउंड लेवल पर होगी, नीचे ग्रास रूट लेवल। उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद अखिलेश ने अगला प्लान बनाया बिहार के लिए और बिहार जाने की तारीख का ऐलान कर दिया। सीतामढ़ी सीतामढ़ी में 28 तारीख को राहुल के पास होंगे अखिलेश यादव और ऐसे सबूतों के साथ होंगे कि एक बार फिर ज्ञानेश कुमार दरवाजा बंद करके मुँह छिपाएंगे। कैसे, अभी बताते हैं। और सीतामढ़ी जाने की इंपॉर्टेंस क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सियावर रामचंद्र की जय यहीं पर बोल के आए हैं हमेशा। तो सीतामढ़ी में ही अखिलेश यादव का प्लान, और यूपी में जय श्री राम और सीतामढ़ी में सियावर रामचंद्र की जय, जगन्नाथपुरी में जय जगन्नाथ। तो वो जगह का चयन बड़ा जबरदस्त है। अब पूरी चर्चा एक-एक करके आपको बताएंगे। ये सारी खबरें, कई खबरें क्लब है एक साथ। पहले ले आइए भाऊ को स्क्रीन पर, फटाफट ले आइए। स्वागत है भाऊ। जरा मैं शुरुआत उल्टा चलते हैं। यूपी में जो प्लान इंप्लीमेंट किया है वो प्लान लेकर के अगर बाहर जाएगा आदमी तो, और उसको अगर बाहर वाले लोग समझेंगे, बाकी साथी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्लान समझना। लाइए इस खबर को दिखाइए जरा। वोट चोरी को लेकर यूपी में भी चढ़ा सियासी पारा, सपा का नेक्स्ट मूव भी हो गया क्लियर। इसमें लेकिन हेडलाइन से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। हेडलाइन में भले लिखा है कि मूव क्लियर हो गया, अब यहाँ क्लियर होगा। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद की गई शिकायत के सहारे भारत निर्वाचन आयोग पर पहले ही सवाल खड़े किए जा चुके हैं। अब राज्य में पंचायत चुनाव के लिए शुरू हुए मतदाता पुनरीक्षण में भी ऐसे ही साक्ष्य जुटाने की कोशिश है, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया जा सके। ये जो मतदाता पुनरीक्षण है, इसी मंगलवार से, आज गुरुवार है, मंगलवार से ये शुरू हुआ है और मंगलवार से शुरू होते ही तुरंत काम पर लग गए सफाई। नेक्स्ट लाइए, अभी उसमें और क्लियर होगा। इसमें अभी आधा 10% क्लियर हुआ है। दरअसल जिला लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर कमेटियां बना दी गई। वो कमेटी क्या काम करेगी, देखिए, मॉनिटरिंग सेल। इसके लिए मॉनिटरिंग सेल गठित करके कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कार्यकर्ता छूटे हुए लोगों के नाम तो बढ़वाएंगे ही, सूची से कटने वाले नामों पर खास तौर से नजर रखेंगे
ऐसे लोगों का पूरा विवरण तैयार किया जाएगा जिनके नाम गलत तरीके से कट गए होंगे। विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान तक इसी रणनीति पर काम होगा। मतलब इस रणनीति को 2027 के लिए असल में बनाया गया है। पार्टी की कोशिश है कि जनता के बीच बनाए जा रहे भाजपा द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के माहौल को बल देकर सियासी बढ़त की जमीन तैयार की जा सके। आगे आइए, ये तो अखबार लिखने वाले अपने मन से जो जोड़ते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है, अगर इतना ही है तो मैं बता देता हूँ आगे की कहानी। आगे ये जिला लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर भाऊ कमेटियां बनी है। जिला और ब्लॉक लेवल पर यही मॉनिटरिंग कमेटी। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि जिनका नाम कट रहा है, उनका दस्तावेज ले ले, प्रूफ ले ले उनसे, उनके पहचान का प्रूफ ले ले। और साथ ही ये बाद का काम नहीं कि बाद में भाजपाई उसको पकड़ लिए या प्रशासन के चंगुल में आ गया। प्रशासन तो उत्तर प्रदेश का आपने देखा है कितना प्रतापी है, उसको चंगुल में ले ले। उसी समय मतदाता जब उसका नाम कटे तो उसका पूरा डिटेल लेना है, उसका पहचान लेना है और उसी समय एफिडेविट भरवा लेना है उससे। इस्तेमाल उसका कभी भी हो, लेकिन एफिडेविट उसी समय ले लेना है। और ये ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल एकदम ग्रास रूट लेवल हो गया और जिला लेवल, 2 जगह मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी। और ये सारा इकट्ठा होकर के आएगा लखनऊ। लखनऊ में इसके लिए पूरा मतलब इसका दस्तावेज का पूरा फाइल बनाई जाएगी, ऊंचा ढेर इसका लगेगा और फिर ज्ञानेश कुमार के आयोग को घेरा जाएगा उन सबूतों के साथ। यानी अब इस प्लान को देखने के बाद फिर से शाह को, चाणक्य को, सबको फिर से सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। खैर, पहले इस पार्ट पे हम चर्चा करते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर जो बिहार। ये प्लान यहाँ एग्जीक्यूट करने के बाद बिहार का रुख कर रहे हैं, सीतामढ़ी का। लेकिन पहले ये मुझे लगता है देश में सबसे पहला ये प्रोएक्टिव जो कदम उठाया है, मुझे लगता है अखिलेश के अलावा भी कोई देश में नहीं उठाया है, सबसे पहले उठाया है। बिहार में भी एसआईआर हो गई, लेकिन कोई पार्टी इस लेवल पर मॉनिटरिंग के लिए कोई पहल कर नहीं पाई। देखिए चित्रांश जी, मैं बार बार कह रहा था कि जब तक माइक्रो लेवल पे इससे लड़ा नहीं जाए तब तक काम नहीं होगा। आज राहुल गांधी के केस में हमने भ्रष्टाचार पकड़ा है, व्यभिचार पकड़ा है मतदाता सूची में, लेकिन सांप काट के निकल चुका, उसके बाद हम सांप को पकड़ रहे हैं। ये सांप के डसने के पहले का इलाज है। आपको सजग रहना है। यदि ये इंटेंसिव रिवीजन करते हैं तो हमें भी उतने ही इंटेंसिटी के साथ उन पे नजर रखनी है। ये इंटेंशन रिवीजन सिर्फ विपक्ष के मत खाने और सत्ता पक्ष के मत बढ़वाने के लिए होती। ये अब क्लियर हो गया, खासकर बिहार एसआईआर से बिल्कुल क्लियर हो गया। जो डाटा जो हमारे पास, जो हमने थोड़े छोटे छोटे लेवल पे एनालिसिस किया, क्लियर हो गया बिल्कुल। ये बगैर बड़े लेवल पे काम ही नहीं होता कि उत्तर प्रदेश के मतदाता कैसे बिहार के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाएंगे। बिहार के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उत्तर प्रदेश के 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाता कैसे आ जाएंगे 5,000 से ज्यादा। ये प्री प्लानिंग है, ये षड्यंत्र के तहत होता है। और होगा क्या, एसआईआर में क्या देखेगा आदमी? भाई मेरे जो लोग छूटे उसी को देखेंगे हम। ये लोग सत्ता पक्ष के लिए जो ऐड हो रहे हैं, इसको कौन देखेगा? इस पे भी नजर रखनी चाहिए। ब्लॉक लेवल पे कैसी मतदाता सूची में लोग रिप्लिकेट हो रहे हैं, आपको ये भी देखना है कि आपके ये बहुत ही गांव के लेवल पे जाएगा, मोहल्ले के लेवल। मेरे मोहल्ले की मतदाता सूची है, ये 6 लोग तो दिख ही नहीं रहे भैया, ये तो एड्रेस भी नहीं है। ये किसने जुगाड़ करे, उसका भी एप्लीकेशन देना पड़ेगा और एफिडेविट भी देना पड़ेगा कि मैं इस रहिवासी यहाँ का इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और मैं एफिडेविट के साथ कह रहा हूँ कि भैया एफिडेविट तो अपने को अपने हिसाब से देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग बाद में एफिडेविट ऐसा मांगता है जो आप दे नहीं सकते, क्योंकि वो अलग फॉर्मेट में एफिडेविट है। खेलता है ना चुनाव आयोग, एफिडेविट 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 करते हैं। राहुल गांधी को एफिडेविट देने में प्रॉब्लम थोड़ी है। राहुल गांधी का एफिडेविट मांगा वो दे देंगे, आप एफिडेविट अपने फॉर्मेट में मांग रहे हैं। जो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जिस मामले को रेखांकित किया गया है कि आप एफिडेविट कौन सा मांग रहे हैं हमसे, मतदाता सूची में किसी का नाम ऐड करने का और जुड़वाने का,
ये सवाल जुड़वाने का और ऐड करने का नहीं है, ये जो फर्जी वाला है उसका है। राहुल गांधी ने कतई नहीं कहा कि एक जगह 80 लोग हैं उनका नाम काटो, नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा ये 80 लोग कैसे, इसका जवाब दो। हाँ। ये कहते कि आप हमको एफिडेविट दो, हम 80 नाम काट देंगे। वाह यार, गजब का खेल कर दिया। चोर पकड़ा गया, बोलता अच्छा क्या चोरी हुआ बताओ मेरे को, उसमें से कुछ दे देंगे हमारे पास जो बचा है वो। अरे चोरी करी है तूने, इसकी सजा होनी चाहिए। तो कई जगह के नरेश लोग पेरोल पे हैं, एफिडेविट दे नहीं सकता, डर जाता है, झूठ बोलता है। हमने उस पर भी कार्यक्रम किया, हमने दिखाया एफिडेविट क्या है। ये एफिडेविट मांग रहा है, जो एफिडेविट राहुल गांधी क्यों देगा? मेरे घर में क्या क्या चोरी हुई है मैं एफिडेविट पे दे सकता हूं, लेकिन मेरे ऊपर के मंजिल में रहने वाले आदमी के घर कितना सोना है ये मैं क्यों दूं? अरे क्या लेना देना उस घर से मेरा? बोले आप क्या चोरी होगी, झूठ बोलते आप एफिडेविट नहीं दे रहे। अरे कह रहा हूं ना सब लिख के तो दिया, क्या क्या गया ना, आप एफिडेविट दो, दे रहा हूं, नहीं ऐसा दो जिसमें पहला ही क्लॉज है कि ऊपर वाले के घर में कितना सोना है। अरे मेरे उसमें क्या लेना देना यार मेरा, अब मैं कैसा बताऊंगा? ये चुनाव आयोग का खेल है, और इतने निर्लज्ज है ज्ञानेश कुमार कि चौड़े होके झूठ भी बोलते हैं, दिशा भूल करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, भ्रमित करते हैं, और फिर बोलते हैं माफी मांगो। माफी ये शब्द इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता, उसका अपमान होता है माफी शब्द का, क्योंकि इनकी गलतियां माफी मांगने के परे गई। ये सिर्फ सजा होनी चाहिए कुकर्मों की। तो यहां इन्होंने किया कि जैसा आप इंटेंसिव, अभी क्या गया, इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर में यही है ना। तो आपको इंटेंसिव मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी चोर की। घर में शादी है, कई पॉकेट मार आएंगे, तो आपको एक टीम तैयार करनी पड़ेगी कि इन पॉकेट मारों के ऊपर नजर रखे। नहीं तो पता पड़ा किसी महिला का पर्स चेयर पे रह के वो खाना लेने गई, पर्स ही मार दिया किसी ने, तो क्या सही मायने में अखिलेश जी ने वो पकड़ा है कैच। तुम इंटेंसिव रिवीजन करो, हम इंटेंसिव मॉनिटरिंग करेंगे तुम्हारे रिवीजन पे, तुम कैसा घपला करते हो, और वही एफिडेविट तैयार करके रखेंगे। जब बोलोगे एफिडेविट के साथ देंगे। अब बता, बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध कर। और तब क्या जवाब होगा? एक और पॉइंट है भाऊ, जैसे राहुल से एफिडेविट मांग रहे हैं, कल को कहा कि ये 5 लाख मतदाता या 5,000 मतदाता, छोटा सैंपल हम बोलते हैं, 5,000 मतदाता इनको गलत तरीके से बाहर किया गया। अब कहें कि अखिलेश यादव दीजिए आप एफिडेविट, अखिलेश एफिडेविट देंगे, फिर जांच होगी। अगर जिसके साथ बेईमानी हुई है, जिसकी हकमारी हुई, उसी का एफिडेविट मुंह पे मार दिया जाए तो कहां बोले जाओगे? क्योंकि वो पार्टी है ना, वो पार्टी है। मैं इस देश का नागरिक हूं, ये मेरे क्रेडेंशियल्स है, मेरा मताधिकार कहाँ है? ये बड़ा मतलब ये जो प्लान किया है, इस प्लान में सबसे मजबूती ये है कि थर्ड पार्टी एफिडेविट देगी तो जांच होगी, फिर जांच 3 साल होगी। या फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी है, सीधा पीड़ित ही सामने आ रहा है। हाँ, कि तुमने मेरे घर में चोरी किया है, तुम चोर हो। जिसके घर में चोरी हुई है, जिसके साथ चोरी हुई है, वही बताएगा तुम चोर हो। लेकिन यही मॉडल लेकर के मैं बिहार वाले सेक्शन में चलता हूं, यही मॉडल लेकर के बिहार का रुख कर रहे हैं अखिलेश, और 28 तारीख को सीतामढ़ी जा रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, वो वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी पिछले कार्यक्रम में भी भाव ने चर्चा किया था कि बार बार कह रहे हैं 3 जगह मतदाता है, 4 जगह है, लेकिन 4 जगह वोट तो नहीं डाला। अब ये कौन जाएगा ढूंढने? तो मैं अभी वीडियो दिखाता हूं कि 4 जगह नहीं, 1 जगह का मतदाता और 6 वोट डाल के गर्व से कहता है। ये मॉडल भी, ये सबूत लेकर के, क्योंकि अभी सब चर्चा में है। अखिलेश जा रहे हैं तो ये सब बताएंगे कहानी। जो राहुल या तेजस्वी जिसके भुक्तभोगी नहीं है, खासकर तेजस्वी भी भुक्तभोगी नहीं है, 2020 के बाद अब ये चुनाव है, लोकसभा चुनाव में शायद वो लोग समझ नहीं पाए, तो वो सारा मॉडल
जो मॉडल देश में और जगहों पर नहीं अपनाया गया है, मीरापुर मॉडल, वो पिस्टल मॉडल, रिवॉल्वर मॉडल, पुलिस मॉडल, 6 वोट मॉडल, एक ही जगह पर मतदाता लेकिन 6 वोट मॉडल, वो सारा मॉडल लेकर जा रहे हैं। पहले बिहार जा रहे हैं, वो खबर आपको दिखा देते हैं और फिर वो वीडियो दिखाएंगे, भाऊ उसे समझेंगे जरा। बिहार में बड़ी सियासी भिड़ंत के लिए अखिलेश यादव का प्लान भी तैयार, डेट वगैरह सारी बात हो गई फाइनल। नेक्स्ट आइए। ये खबरें हालांकि बहुत कम जगह, मैं इतना सर्च, खबर मिलने के बाद मेरा एक काम है कि मैं सर्च करता हूं कि कितने जगह खबर लगी है। सिर्फ 2 जगह खबर लगी थी। 7 दिन बाद अखिलेश यादव की बिहार में मेगा एंट्री, राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मिलेगा बड़ा राजनीतिक बल। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? ये क्या होने वाला है मैं दिखा देता हूं। जरा कांग्रेस के महासचिव जी हैं, उनका कई बार हम लोग उनके बारे में विशेष चर्चा करते हैं, लेकिन उसको जो है ना वेरीफाई किया है, तो इसलिए उनको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 28 अगस्त को सीतामढ़ी, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में चल रही इस यात्रा में अखिलेश जी का जुड़ना वोट चोरी के खिलाफ हमारे इस जन आंदोलन को और मजबूत करेगा। इसको हटा दीजिए। इसमें एक बात है, ये अखिलेश के जुड़ने से एक सवाल और भी मैं भाव से समझूंगा। कल राहुल गांधी जब दिल्ली आए थे यहाँ के काम निपटाने, तो उन्होंने एक बात कही कि बिहार में लोग खड़े हो गए हैं, बिहार में लोग वोट चोरी समझ गए हैं, अब पूरा देश, ये आवाज पूरे देश में उठेगी। यानी मतलब मैं कल से ही सवाल मेरे मन में था कि क्या ये हिंट है कि ये पूरे देश में अलग-अलग पार्ट में जो विपक्ष है वो अलग-अलग यात्राएं या कोई भी अभियान छेड़ेगा। ये सवाल मैं पहले अभी ले लेता हूं और फिर हम आएंगे, वो आपको क्लिप दिखाएंगे। वो क्लिप बहुत उत्तर प्रदेश की क्लिप है, वो बिहार में मुझे लगता है सबको दिखनी चाहिए। लेकिन पहले ये सवाल समझ लेते हैं भाऊ, इस यात्रा में अखिलेश यादव की एंट्री को, और क्या ये एंट्री इस बात का संकेत है कि धीरे-धीरे ये पूरे देश में होने वाला है? देखिए, मैंने पहले भी एक कार्यक्रम में हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि बिहार यह एक ऐसा स्पार्क देता है जिससे पूरे देश में आग लगती है। महात्मा गांधी के समय इसी बिहार ने महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी बनाया। इसी बिहार ने जयप्रकाश नारायण को इमरजेंसी के खिलाफ और इंदिरा गांधी जी का इमरजेंसी का कानून, मतलब इमरजेंसी जो लाए थे उसके लिए सजा देने वाले की शुरुआत इसी बिहार ने की। उसके बाद जब विपक्ष सत्ता में आया और जिस हिसाब से सत्ता पाने के लिए टूट पड़ा एक दूसरे से, उससे लोग बहुत क्रोधित हुए और फिर इंदिरा जी का भी पुनर्वसन इसे बिहार ने किया। याद रखिए आप। तो ये जो मत चोरी है, राहुल गांधी यूं ही बिहार नहीं गए। क्या बिहार में कांग्रेस का स्टेक है मुझे बताइए? क्या स्टेक है? कितना परसेंट वोट है उनका? क्या स्टेक है? स्टेक तो आरजेडी का है, ये तो सेकेंडरी पार्टनर है। लेकिन बिहार की भूमि ये जननी है, ये जन्मदाता है। ये मात्र सीता को जन्म नहीं दिया बिहार की भूमि ने, बिहार की भूमि ने शक्ति को जन्म दिया है और वही शक्ति है जो लगातार जनता के बीच में घूमती है और जनता को तैयार करती है। मत चोरी का मामला बिहार में पकड़ चुका है। मैं बार-बार कह रहा हूं, मैं इसको राजनीतिक नहीं देखता। राहुल गांधी के लिए भीड़ आ रही है, राहुल गांधी के लिए भीड़ नहीं आ रही है, ना तेजस्वी के लिए भीड़ आ रही है। ये जो रास्ते पे जनसागर उमड़ रहा है, ये अपने मताधिकार के लिए उमड़ रहा है, ये मत चोरी के लिए उमड़ रहा है, ये संविधान की उड़ती धज्जियों को देखते हुए उमड़ रहा है, ये लोकतंत्र को जो पलीता लग रहा है इसको देख के उमड़ रहा है। तो ये जो लोगों का जनसागर उमड़ रहा है, ये शुरुआत है बिहार की। और यदि यही शुरुआत उत्तर प्रदेश होते होते काउ बेल्ट में भी पहुंच गई तो ये देश संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो ज्ञानेश कुमार है, क्या इस देश में सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे? आने वाले समय में हो सकता है 3-4 साल में स्थिति इतनी विकट हो जाएगी इस देश में कि ये देश यदि सिविल वॉर में तब्दील हो गया, पूरा समाज सिविल वॉर पे उतर आया है, तो उसके बाद यदि न्यायपालिका में मामले जाएंगे तो इस सिविल वॉर को शुरुआत करने की जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार को होगी। और क्या सजा देगी न्यायपालिका सोच नहीं सकती, क्योंकि आप मजाक कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। आपको लगता है आप ईश्वर है, आपको लगता है कि संविधान नहीं देख रहा है,
जब आप संविधान की अवहेलना करेंगे, जब आप लोकतंत्र की अवहेलना करेंगे, तो जनतंत्र जिस जनता के लिए है, जो संविधान जनता ने अपने आप को लोकार्पित किया हो, वो जनता यदि खड़ी हो गई तो जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं, मैं बता रहा हूं। इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है, इससे बड़ा संविधान नहीं है। जनता अपने आप में संविधान, और जब जनता रास्ते पे उतरेगी तो ये कोई संभल नहीं पाएगा। और ये शुरुआत हो रही है। क्या अफिडेविट दिए नहीं, क्या उत्तर प्रदेश में लोगों को पता नहीं सारा चुनाव कैसे जीते गए आपके यहाँ? रिवॉल्वर के बल पे आप चुनाव हाईजैक करते हो? कितने दिन करोगे? आप मत चोरी करते हो? आज आप हरियाणा में घूमिए, हर हरियाणा के किसी भी गांव में, आपको याद होगा आशीष जी आप ही को मिलने आए थे। हरियाणा के जो पंचायत होती है वहां पे, जो समाज के हाँ, कितने लोग आ गए थे, कितने बिरादरी के लोग आ गए थे? 18 या 20 बिरादरी के मुखिया आए थे, प्रधान। और क्या बोलने आए थे आपको? मैं था संयोग से वहां उस मीटिंग में। वो क्या कह रहे थे आपको? आप बताइए हमने क्या गलती करी, हमने तो वोट दिया, हमारा वोट कैसा चला गया उधर, बताइए। जिन लोगों को अपने गांव में घुसने नहीं दिया, उन लोगों को गांव में वोट पड़ता है। हाँ, वो जीत गए। वो जीत गए, जिनके डिपॉजिट जब्त होने थे। आज लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग रास्ते पे आएंगे कल नतीजों के बाद। किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। क्या कल विधानसभा चुनाव होंगे तो ऐसे ही विधानसभा चुनाव में योगी जी की पुलिस हर बूथ पे तमाशा करेगी? 12 उपचुनाव तो आपने हैंडल कर लिए, 400 से ज्यादा की जब विधानसभा होगी तब क्या करोगे? कहां लगाओगे पुलिस? और पुलिस, सैन्य, आर्मी, अरे जिस साम्राज्य पे कभी सूरज का अस्त नहीं हो रहा था उसको अस्त करवाया भारत। और उसके लिए कोई एक एक आदमी, बूढ़ा आदमी जिसकी हड्डियां दिखती है, एक सहारे के लिए लट लेके चलता है, और 2 कपड़ा है, ऊपर एक नीचे पंचा लगा हुआ है, अधनंगा ये साधु राष्ट्रपिता बनता है, क्योंकि अत्याचार अति हो गए। मैंने पहले भी कहा था, जब अत्याचार अति हो जाते हैं तो शिवाजी का जन्म होता है, जब अत्याचार अति हो जाते हैं तो महाराणा प्रताप का जन्म। हाँ, वो महापुरुष हुए, मैं भगवान का अवतार नहीं मानता हूं, क्योंकि समय ने उनको लीड करने के लिए मजबूर किया। ये स्थिति आ रही। एफिडेविट देने के बाद आप कहते हो कि एफिडेविट नहीं मिले, रिसीट दिखाने के बाद भी कहते हो कि ये नहीं है। कोई भी चीज मांगो तो आपको मांगने का अधिकार नहीं, तो कौन है भाई तू? क्या है चुनाव आयोग? चुनाव करवाने का ही काम करता है ना। तुम तो बाप बन गया। जिस दिहाड़ी मजदूर को बोला है जरा घर की दीवार ठीक कर दे, वो तो घर में कब्जा कर बैठा। यही लोगों की पीड़ा है, यही उत्तर प्रदेश की पीड़ा है। तो जो जा रहे हैं अखिलेश जी, वो अखिलेश जी प्रॉब्लम लेके नहीं जा रहे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी लेके जा रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी लेके जा रहे हैं। देखिए, तू दाल में पात करना पड़ेगा, कभी मशीनें बदलना, कभी क्या करना, कभी कैसा करना, कभी रात को 5 बजे बाद एकदम वोट बढ़ जाता है। ये तमाम चीजों पे आपको अब मॉनिटरिंग करना होगा। 5 बजे बाद जितने भी मतदाता है उनसे एफिडेविट लेना पड़ेगा कि मैंने 5 बजे बाद मैंने मतदान किया। तो हम बता पाएंगे कि भैया 5 बजे बाद तो सिर्फ 1200 लोगों ने मतदान किया था, आपके यहाँ 3500 कैसे हो गए? यह है एफिडेविट हमारे पास। नहीं, मैं तो एक और भी आइडिया है, जैसे मीडिया कर्मी तो बनाती है फुटेज ना, तो 12 बजे 5 बजे जब गेट बंद हो जाए तो ये फुटेज नहीं देंगे। आप सैंपल के लिए 100 बूथ चुन लीजिए, 100 बूथ 5 मिनट बाद आप पूरा वीडियोग्राफी। कोई भी सैंपल लो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हाँ, ये तो थथराई से बोल देंगे। हाँ, थथराई, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। आप अपने गलती के लिए दूसरे से माफी मंगवा रहे हैं। और कुछ यूट्यूबर्स का छिछोरापन देखो। ओ, सीएसडीएस ने माफी मांगी,
राहुल गांधी इसी डेटा पे खेल रहे थे। अरे मूर्खो, राहुल गांधी ने जो बेंगलोर का केस उठाया वो चुनाव आयोग ने दी हुई सूची पे उठाया। हाँ, उस सीएसडीएस का उसको सीएसडीएस को कोई कुछ नहीं लेना देना। ये तो उन्हें तो वही काम है भाऊ। मतलब मैं पता है कल सोच रहा था इन्हीं पे पामेरियंस पे कि पार्ले बिस्कुट का जो पैकेट था, दाम 5 रुपए ही रहा ना, 5 रुपए था, 5 ही रहा, लेकिन पैकेट छोटा हो गया है ना। बस बस पैकेट पैकेट छोटा हो गया लेकिन जीभ लंबी हो गई पामेरियंस की। हाँ, तो बिल्कुल छोटा बिल्कुल सही पैकेट कहा। लंबी जीभ, वही हालत है। और जीभ लपड़ लपड़ पूरे दिन होती है। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एक वीडियो देखिए। ये वीडियो मुझे लगता है अखिलेश के साथ बिहार में जाना चाहिए, क्योंकि बार बार आ रहा है कि 4 जगह मतदाता है तो 4 जगह वोट डालना, क्या नहीं, एक जगह वाले सुन लीजिए। भाजपा भाजपा भाई झंडा पहने मरे भैया भाजपा। हाँ हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले जाए हैं। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले जाए हैं। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार दिए। हाँ कौन से बूथ पे? ये बूथ है अमानीगंज? हाँ मानीगंज कावा वहीं पर वहीं जाए हैं। देखा पांडे जी को भाऊ, ये मॉडल, ये सब एक जगह नहीं है। ये बेईमानी का क्या कहते हो, जैसे दैत्य होता था, दैत्य के कई हाथ होते थे, कभी आंख ये से भस्म करता ये था, कभी हाथ ये मसलता ये था। ये चुनाव आयोग एक रावण हो चुका है और उसके 10 मुंह है। हाँ, इसके कभी 10 से मतदाता ज्यादा। सूची 10 से ज्यादा है इसके मतदाता सूची में, तो कभी मशीनों में, तो कभी 5 बजे बाद वाले में, तो कभी गिनती में, कभी एनरोलमेंट। मतलब मैंने बताया था ना आपको, कोरबा का केस मैंने बताया था। हाँ, कोरबा में एक कांग्रेस के नेता है, उन्होंने किस्सा बताया कि अशोक जी ये तो अच्छा हुआ कि जो कंप्यूटर में फीडिंग करता था वो लड़की को कई महीने पहले जॉब दी थी, हाँ, तो वो अब्लाइज था, तो उसने मुझे धीरे से हिंट दिया। हाँ, क्योंकि होता क्या है, सारे भाई मशीनों के वोट आपके सामने गिने जाएंगे। एक मशीन खुली उदाहरण के तौर पे, उसमें बीजेपी को 3000, कांग्रेस को 2000 ये वोट मिले। ये आंकड़ा फीड होगा कंप्यूटर में, तो शीट जब फीड होती है तो वो मैन्युअल फीड होती है। तो फीड वर्क करने वाले को बोला जाता है कि कांग्रेस को 0, बीजेपी को 5000। तो वहां उनका उम्मीदवार चुनाव जीत रहा था, वो आश्वस्त होकर घर गए, पता पड़ा कि वो लीड एकदम खत्म हो गई, वो बीजेपी वाला जीत रहा है। ये फिर भागे वहां पे, ये अंदर घुसे तो बोले, पीठासीन अधिकारी बोले आप अंदर नहीं आ सकते और ये नहीं कर सकते। बोले अरे कैसा नहीं आ सकते, एमएलए हूं मैं, लोकसभा क्षेत्र हमारा है, कैसी बात कर रहे हो तुम। वहां झगड़े हो गए। फिर उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है, कलेक्टर आ गए, बोले हमको भाई कंप्यूटर में जांच करनी। तो जो शीट कंप्यूटर में फीड कर गई थी उसी में से सब लीड मिल रही थी। फिर वहां उन्होंने फिर वो आंकड़े डिलीट करके फिर एग्जैक्ट भरे तब जाके फिर कांग्रेस जीत रही थी वहां पे। मतलब आप बताइए, सूची ठीक करोगे, मतदाता ठीक करोगे, भाई बूथ लेवल पे काम करोगे, मतदान करवाओगे, डुप्लीकेट वोट नहीं डालने देंगे, अब फेयर चुनाव हो गया। अब वहां कांग्रेस को 5000 वोट मिले, बीजेपी को 3000 वोट मिले। मशीनों में चढ़ते समय बीजेपी को 8000, कांग्रेस को 0। क्या करोगे आप, बताओ मुझे, क्या करोगे इसमें, क्या कर दो। इतनी विभिन्न चोरियां। बैलेट बॉक्सेस के समय भी ऐसा होता था, बंडल बनते थे एक 100 के बंडल बनते थे और फिर वो बंडल एक डब्बे में डाले जाते। तो कई बार कांग्रेस के बंडल बीजेपी वालों में और बीजेपी के बंडल कांग्रेस में, जो जिसको फेवर करता है उसमें बंडल डाल देते। जब बंडल गिने जाते तो बंडल के अंदर का मैटर नहीं देखा जाता। तो पता पड़ा कि 10-15 बंडल कांग्रेस की बीजेपी में डाल गए तो वो हो गया 1500 से प्लस उधर। ये चोरियां बहुत पहले से होती आ रही और इसको समय समय पे लोगों ने ब्लॉक किया है। लेकिन जब बागड़ ही खेत को खाने लगे तो फिर बचाना मुश्किल है। फिर आपको पहले बागड़ का संरक्षण, बागड़ से खेत को बचाना होगा। तो यहां वही मामला हो गया है।
ये बोलते हम गलत नहीं करते, तो इनको बार बार बताना पड़ेगा हर स्टेप पे ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अच्छा अच्छा, गलती हो सकती है इंसान से, तो सारी गलतियां होने के बाद पहले ये आप इमेजिन करिए, हम पूरे चुनाव के प्रोसेस की बात कर रहे हैं आशीष जी, और पिछले 1-1.5 महीने से हम सिर्फ मतदाता सूची पे ही लड़ रहे हैं। हाँ, मतदाता सूची तो एक भाग है चुनाव का, पार्ट है, बिल्कुल। हाँ, वन पार्ट है। उसके बाद मतदान होना, मशीनों में ठीक होना, वो मशीनों में ठीक होने के बाद वो कंप्यूटर पर ठीक चढ़ना, और उसके बाद सर्टिफिकेट देते समय ध्यान रखना। पहले रूल क्या था? पहला रूल था कि भाई पोस्टल बैलेट सारे गिने जाएंगे। हाँ, अब उसको टोटल पोस्ट में बता दो कहां चोरी हो रही है। सारे पोस्टल, ऐसा था, पोस्टल बैलेट्स विल बी काउंटेड फर्स्ट, देन द मशीन्स विल ओपन, ये रूल था। लेकिन उस रूल में ये नहीं लिखा था कि ऑल द पोस्टल बैलेट्स विल बी काउंटेड फर्स्ट। पोस्टल बैलेट्स, क्योंकि जिनने लिखा था उनको मालूम नहीं था कि मक्कारी करने वाले किस लेवल पे जाएंगे। कुछ बूथ पे ये हुआ कि 4 मतलब 4 बंडल है पोस्टल बैलेट के, एक बंडल गिनती कर ली, 3 साइड को रख लिए। भाई पहले किसका गिनती हुआ? पोस्टल बैलेट। अब मशीन करो। बोले बाकी पोस्टल बैलेट, बोले बोला था क्या? बोला था क्या? लिखा है क्या उसमें ऑल द पोस्टल बैलेट? सिर्फ पोस्टल बैलेट लिखा है। हमने ओपन कर दिया, कानूनन चल रहे, ठीक है भैया, मशीनें हो गई। आखिरी में चुनाव अटक गया 1200 मतों। फिर आखिरी 1200 मतों पे जब पोस्टल बैलेट खुले तो उसमें कांग्रेस, और मैं उदाहरण के बता रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी को बराबरी के मत पड़े, 2500, ठीक है। उन्होंने उठा के कांग्रेस के 2500 में से 1800 वोट रिजेक्ट कर, तो 1200 का मार्जिन वहीं खत्म हो गया, जीत, और जीत गया। तो ये बैलेट पेपर एंड में क्यों? तो पहले क्या कुछ बच गए, और इतने बच गए, एक आध बंडल बच गया, समझ में आता है 80% कैसे बच गए? ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? तो बोला हमने ऑब्जेक्शन लिया, तो उन्होंने कहा था कि ऑल द बैलेट पेपर नहीं लिखा है, बैलेट पेपर विल बी काउंटेड, सो हमने बैलेट पेपर बाकी रखे। अब बताइए मुझे कहां कहां रोकोगे चोरी, जब नियत खराब है। क्योंकि इनको पता है जनता इनके साथ नहीं, इनको पता है हम दूसरे रास्ते से सत्ता में आ सकते हैं, ये पता है इनको। बहुत ये लड़ाई आसान नहीं है, ये तो अभी एक पार्ट है। मैंने बोला ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये निरंतर लड़ाई है, और ये इतनी ही उत्पीड़न करते रहेंगे। तो मैंने कहा सुनामी मत लाइए, सुनामी में कोई कुछ नहीं देखेगा आशीष। जब सिविल वॉर जैसी स्थिति होती है तो लॉलेसनेस हो जाती है, कोई संविधान नहीं रहता, कोई कानून नहीं रहता, सिर्फ उत्पीड़न का बदला रहता है। लेकिन खैर, और ये देश राम का है, ये देश श्री कृष्ण का है, ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश बुद्ध का है। हमें हमारे पुराणों से लेकर इतिहास तक हमने हमेशा पॉजिटिव चीजें पाई। मुगल आ गए तो मुगलों ने दमन किया तो उसका रिएक्शन हुआ, अंग्रेज आए तो उसका दमन हुआ। अब ये काले अंग्रेज बन के आए हैं जो सत्ता में, मुगल और अंग्रेजों का कॉम्बिनेशन है। अंग्रेजों की चालें चलते हैं और मुगलों जैसा दमन करते हैं। इसके खिलाफ जो उद्रेक होगा वो भी उतना ही डबल बैरल का होगा। मुझे डर इससे होगा क्या? आप कहोगे कि भाई लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित होंगे, संविधान स्थापित होगा, सब होगा आशीष, देश कहां जाएगा? देश बर्बाद हो चुका देश होगा। 10 साल पीछे जाएगा जी। आने वाले बच्चों का भविष्य कहां होगा? आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी? हमने तो अपनी जिंदगी जी, आने वाले पीढ़ी के लिए क्या सवाल, क्या दे के जाएंगे? हमारा काम इतना थोड़ी है कि अपनी जिंदगी जी ली, अपने मस्त कर दिया, अभी भैया जयराम जी, अभी रिटायरमेंट भैया,
जब भगवान बुलाएगा तब चले जाएंगे नमस्ते नमस्ते करके। ये थोड़ी है। हमारा दायित्व, हमारे पूर्वजों ने अपने लिए, हमारे लिए रास्ता बनाया, हमें उनके लिए रास्ता बनाना है, इसलिए ये लड़ाई है। देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई नहीं है आज, ये अमित शाह बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र और संविधान को पलीता लगाने वाली मनोवृत्ति के खिलाफ लड़ाई। लोगों को लगता है कि ये कांग्रेस को जितवाना चाहते। अरे क्या करूंगा कांग्रेस की जितवा के? कांग्रेस तो मेरे खिलाफ केस लगा चुकी है, मैं मेरे दुश्मन को क्यों ताकत दूंगा? नहीं जो कांग्रेस के खिलाफ कोर्ट में लड़ रही है, उनको कहां मदद करने जा रहे हैं हम तो लोकतंत्र में और संविधान को मजबूत करने जा रहे हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट इन सबका फायदा हो रहा है। लेकिन हम गारंटी देते हैं, सत्ता में कोई भी आए, संविधान और लोकतंत्र के साथ खेलने नहीं देंगे। जितनी ताकत है, जितनी छोटी हमारी कैपेसिटी है, हम लड़ते रहेंगे। कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उससे हमें क्या मतलब है? हम तो बार बार कहते हैं भाऊ, एक इस मंच पे बार बार कहते हैं कि दुनिया बारे में हम अब नहीं, किसी के बारे में और नहीं कहेंगे, लेकिन हम न किसी राजनीतिक दल का 1 रुपया लिए हैं, न किसी कॉर्पोरेट का 1 रुपया लिए हैं, और ये डंकी तोड़ कभी नहीं लिया है। हाँ, अब बाकियों के बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहिए, बस हमारा काम नहीं, ये है कि अपना टिप्पणी काम नहीं करते, और हम कुछ छुपाते भी नहीं, क्योंकि हमारे कुछ दर्शक हमारे लिए, हमारी जिम्मेदारी है हमारे दर्शकों के प्रति। हम बोलते कि चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट रहे। अरे हमको भी ट्रांसपेरेंट रहने की जरूरत है, हम ही नहीं रह पाएंगे तो कैसे? इसीलिए किसी उद्योगपति ने हमसे मुलाकात की तो हमने सबसे पहले आपके साथ शेयर की कि आज ही मिले। ये भी बताया भैया, पहले ही बता दे, वो बता दे, इसके पहले हम बता दे कि हम मिल, उन्होंने हमको बुलाया था, हम मिल के आए, उन्होंने प्रपोजल दिया, हमने नमस्ते किया। हमने बताया कि सेठ आया था कीमत लगाने सेठ वापस चला गया सीधी सी बात है। तो हम सच छुपाएंगे नहीं। सेठ ने हमारे साथ क्या किया, ये हमारा काम बताएगा। हाँ 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 सेठ ने क्या किया, बिल्कुल हमारा काम बताएगा। हम तो रोज हम ये भी नहीं कहते, हम ये भी नहीं कहते कि सेठ ने क्या बोला, हमने क्या बोला। सेठ हमको मिलके गया, ये हमने रिकॉर्ड पे लाया। उसके बाद उसके बाद का हमारे सारे, आप पूरा काम देखिए, आपको लगता है हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर जरूर, ये पूरा अधिकार है आपको कि आप हम पे भी लांछन लगाए कि हमने पैसे खाए। बिल्कुल, इजाजत दीजिए, ये तो अभी शुरुआत है। ये मैंने इसलिए कहा कि अभी फिर मैं सबको बताता हूँ, अभी तो सिर्फ मतदाता सूची पे ही मारामारी चल रही, जो चुनाव के प्रोसेस का सिर्फ एक 10%, 90% सेक्टर में हर जगह मारामारी होगी। हर जगह जितने विपक्ष है, जितने सत्ता पक्ष में भी अच्छे लोग हैं, उन सबको जागरूक रहना होगा, और सबसे ज्यादा जनता को जागरूक रहना होगा, क्योंकि इससे नुकसान राजनीतिक दलों का नहीं। वो तो क्या है, एक राज्य में जाएंगे तो दूसरे राज्य में आएंगे। कांग्रेस तो 2-3 राज्यों में आई ही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अखिलेश जी कहीं फोन करेंगे तो यूपी में काम नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। या आरजेडी या तेजस्वी जाएंगे किसी कलेक्टर के पास तो उठ के खड़ा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। नुकसान किसी का नहीं होता, नुकसान सामान्य इंसान का होता है, जो आज बाढ़ से पीड़ित है, वो किसान जो आत्महत्या करने के लिए तुला हुआ है, जो युवा जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, उसके लिए संविधान जरूरी है। संविधान होते हुए ये स्थिति उसकी है, संविधान नहीं हो तो उसकी स्थिति क्या होगी आप सोच भी नहीं सकते। चलिए खैर, अब ये इस यात्रा से जुड़े अपडेट्स, अखिलेश का प्लान, ये सब कुछ और इसका क्या क्या हो सकता है अंजाम, सब आपके पास लाएंगे, हम आप तक लाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम में, बाकी कार्यक्रम में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। वो जो भी बड़ी खबर होगी वो सब लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।